से पहले के क्लास में आपको हम स्केप वेलोसिटी और कक्षीय चाल बताए थे। हाँ, कक्षीय चाल मतलब क्या होता था? देखो भाई, ये कक्षीय चाल से जरा झूठे ने बोला, उसको क्रिटिकल वेलोसिटी भी तो बोल सकते थे क्योंकि पूरा चक्कर लगा लेता है, लेकिन उसको क्या कहते हैं? कक्षीय चाल। तो क्रिटिकल वेलोसिटी यानी क्रांतिक चाल जो मौत के कुआं में घूमने के लिए है, वैसे ही है आपके लिए कौन सा चीज? ये कक्षीय चाल होती है। अभी इसका मतलब हम आपको ये तो स्केप वेलोसिटी बताए थे। वीई यानी स्केप वेलोसिटी जो होता है वो कक्षीय चाल से √2 गुना ज्यादा होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से √2 गुना ज्यादा होता है, नहीं तो 41% ज्यादा होता है। दोनों क्वेश्चन आता है, हालांकि ऐसे कहने को लिया है, यही पूछता है स्केप वेलोसिटी, इसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अब दो चीजें इससे याद रखिएगा, कभी कभी किसी सैटेलाइट को छोड़ते हैं लोग, तो किसी भी सैटेलाइट को उड़ने के लिए, घूमने के लिए, मान लीजिए ये अर्थ है, पृथ्वी है, ठीक है, ये हम पृथ्वी है, इसके बाहर कोई चक्कर लगा रहा है, ये इसके बाहर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो इसमें एक देखिए एक चीज हमसे, अगर इसकी कक्षीय चाल यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी तो गिर जाएगा इस पे, और अगर 21 गुना 41% ज्यादा या √2 गुना ज्यादा हो गया तो भाग जाएगा, पलायन कर जाएगा। क्या हो जाएगा? पलायन कर जाएगा। तो ऐसा नहीं पूछता है अब एग्जाम में, इस तरह से नहीं पूछता है कि कब गिरेगा, तो लड़का बता देता है कि जब इसका क्रिटिकल वेलोसिटी कम हो जाएगा तो गिर जाएगा। इधर घुमा दीजिएगा थोड़ा स्क्रीन, यहाँ पे नहीं पूछता, पूछेगा। और ये भी नहीं पूछता अब कि कब बाहर चला जाएगा, और सबको पता है कि भाई अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ का पलायन वेग हो गया, अगर √2 गुना ज्यादा हो गया तो छोड़ के चला जाएगा। अब वो पूछता है इसका पाथ, रास्ता कैसे होता है, इस ऑर्बिटल इसका रास्ता किस तरह से होगा। देखिए सब लोग ध्यान से, आगे बढ़े। कोई भी हम अगर प्लेनेट लेते हैं, अर्थ पे ही तो ज्यादातर कोई भी सैटेलाइट घूमते हैं। तो ये मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी, इस पे दो कंडीशन है। जो भी उपग्रह घूमता है ना वो दीर्घवृत्त पर घूमता है। किस पर घूमेगा? दीर्घवृत्त पर, इलिप्ट पर घूमता है। दीर्घवृत्त यानी इलिप्ट पर घूमेगा। तो किसी भी उपग्रह को घूमने के लिए किसका चाहिए? दीर्घवृत्त चाहिए। दीर्घ वृत्त, वृत्त से बड़ा होना, इलिप्ट बोलते हैं। इलिप्टिकल पाथ पर घूमना चाहिए। कहेगा कि उपग्रह का पाथ कैसा होता है? इलिप्टिकल। लेकिन दो शर्त यहां रखिएगा, अगर वो पैराबोला बनेगा, कैसा बनेगा? पैराबोला, तो गिर जाएगा पृथ्वी पर। अगर वो पैराबोला बनेगा तो पृथ्वी पर गिर जाएगा। और अगर वो अति परवलय बनेगा, हाइपरबोला, तो फिर वो पृथ्वी को छोड़कर चला जाएगा। तो गिरने के लिए कंडीशन क्या है? अगर किसी को गिरता है, गिरता है कब? जब वो परवलय बनता है। परवलय, परवलय का मतलब आप इंटर में पढ़े होंगे, इस शेप में हल्का सा इसे बड़ा कर देते हैं तो क्या बन जाता है? परवलय। तो जब आप इसका आकार परवलय की तरह कर देते हैं, पैराबोला की तरह, तो ये गिर जाएगा। और अगर गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा कब? अति परवलय, हाइपरबोला। अति परवलय यानी हाइपरबोला अगर कर देंगे तो गायब हो जाएगा। चाइना ने एक सैटेलाइट छोड़ा था, उसका सैटेलाइट हुए गायब हो गया। फिर क्या हमारा गायब हो गई, कौन चुरा लिया? अरे भाई अंतरिक्ष में से कोई चुराएगा नहीं, उसका जो पाथ था वो हाइपर बोला हो गया था। हाइपर बोला होने पर वो गायब हो जाता है। गायब होने का मतलब छोड़ के चला जाएगा, पृथ्वी को छोड़ के दूसरे ग्रह पर चला जाएगा। और परवलय होगा तो वो गिर जाएगा। तो चाइना का एक सैटेलाइट था ना, उसका रास्ता कैसा हो गया था? हाइपर बोला हो गया था, अति परवलय, तो वो छोड़कर ही चला गया। तो फिर चाइना दिमाग लगाया, दूसरा सैटेलाइट छोड़ा, त्रानदाई नाम था उसका, त्रानदाई छोड़ा। तो पता चला कि उसका, उसने पाथ उसका परवलय कर दिया, थोड़ा सा घटा के किया परवलय। देखिए एकदम बड़ा होता है अति परवलय, उससे छोड़ा होता है परवलय, और ये हाई उसके बाद होता है आपका दीर्घवृत्त। तो होना कैसा चाहिए? दीर्घवृत्त। तो चाइना पहले क्या बनाया था? अति परवलय, गायब हो गया। फिर बनाया परवलय, तो गिर गया सारा प्रशांत महासागर में। उसके बाद उसका खोपड़िया काम किया, तब वो बनाता है दीर्घवृत्त। तो कोई भी उपग्रह किस पाथ पे घूमते हैं सर? दीर्घवृत्तीय कक्ष पर घूमते हैं सर। किस पाथ पर घूमेगा सर? दीर्घवृत्तीय कक्ष पर घूमेगा सर। हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाते हैं। ये तो दोनों में शर्त समझ में आ जाएगा, ये याद रहेगा आप लोग को शर्त। हालांकि ये पूछता नहीं है, बताने का बता दिए उपग्रह के बारे में।
अब ग्रहों की गति संबंधी केपलर के कुछ नियम थे। ग्रहों के गति से संबंधित केपलर के कुछ नियम, उसको हम बाद में बताते हैं। पहले हम आपको ग्रह बता दे, सैटेलाइट बता देते हैं। सैटेलाइट उसे कहते हैं ऐसा पिंड जो किसी ग्रह का चक्कर लगाता है, उसे उपग्रह या सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट दो तरह से होते हैं। सैटेलाइट कितने तरह से? दो तरह से। एक होता है पोलर सैटेलाइट, एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो पहले हम लोग पोलर सैटेलाइट देख लेते हैं। पोलर सैटेलाइट एक होता है जियो पोलर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ध्रुवीय, ध्रुवीय उपग्रह। और एक होता है जियो स्टेशनरी, जियो जियो स्टेशनरी, इसे कहते हैं भूस्थैतिक, भूस्थैतिक, भूस्थैतिक। एक होता है जियो सिंक्रोनस, हल्का सा इसी को घुमा दीजिएगा तो वही बन जाता है। दोनों में ज्यादा का अंतर नहीं होता है। इन दोनों को पहले हम लोग समझ जाते हैं फिगर के हिसाब से। ये अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी बहु, इस पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहेंगे हम लोग? उपग्रह कहते हैं। ये उपग्रह अगर पोल किधर होता है? पृथ्वी का पोल या किसी भी ग्रह का पोल ऊपर नीचे होता है, तो पोल से याद रखिएगा ये ऊपर नीचे घूमेगा। ये ग्रह ऐसे चक्कर लगाते हैं। जब कोई उपग्रह पृथ्वी का चक्कर साउथ पोल से नॉर्थ पोल यानी पोल टू पोल चक्कर लगाए तो उसे क्या कहते हैं? पोलर। लेकिन अगर कोई ग्रह, अरे यार तुम लोग मच्छर लोग इस पे मत बैठा करो, प्रिंट हो जाता है कुछ कुछ, सबको भी समझ में नहीं आता, क्लास करने चला जाता है मच्छर से। मच्छर नहीं है सही, मच्छरनी है सब। मच्छरवा सबको एक बार समझाओगे तो मान जाते हैं सर, इसे मनबे नहीं करती है सब। बायोलॉजी में पढ़ाएंगे ना, मच्छर बहुत शरीफ प्राणी है, वो शाकाहारी होता है। लेकिन मच्छरनी जो होती है वो खून चूसती है, मच्छर खून नहीं चूसता है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। भू स्थिति किसे कहते हैं? जो विषुवत रेखा की ओर ऐसे ऐसे चक्कर लगाए, तो ऐसे ग्रह को हम क्या कहते हैं? भू स्थितिक कहते हैं, जियो सिंक्रोनस। दोनों में अंतर समझ में आ गया? नामे से स्पष्ट है भाई, पोल टू पोल घूमेगा तो पोलर सैटेलाइट। इसकी हाइट ज्यादा नहीं रखी जाती है, इसकी हाइट 600 से लेके 800 किलोमीटर या 900 किलोमीटर तक रखा जाता है। इसकी हाइट जो होती है ये ज्यादा नहीं रखना होता है, क्योंकि ये पोल टू पोल घूमती है। 600 किलोमीटर से लेकर आप 900 किलोमीटर तक इसकी हाइट को रख सकते हैं। लेकिन इसकी जो हाइट होती है, इसकी हाइट बहुत ही ऊंची रखनी पड़ती है। इसकी हाइट को रखा जाता है 36,000 किलोमीटर। यहाँ कुछ भी मीटर में नहीं होगा, सब किलोमीटर में होगा। तो हाइट वाइज में ये ज्यादा हो गया और ये हाइट में क्या हो गया? कम हो गया। आगे देखिए, इसका जो मतलब स्पीड होता है, स्पीड, तो स्पीड की बात करेंगे, स्पीड यानी वेलोसिटी, ये 8 किलोमीटर पर सेकेंड घूमता है। यानी पलायन अब ज्यादा कर दीजिएगा, आप खुद देखिए ना, इसमें √2 से गुणा करिएगा तो 11 हो जाएगा, भाग जाएगा। यहाँ पर 11.2 किलोमीटर कर देंगे तो भाग नहीं जाएगा यहाँ। तो ये इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये स्पीड का ये वेलोसिटी। वहीं अगर आप इसकी स्पीड की बात करेंगे तो ये बहुत धीमा घूमता है, 3.14 किलोमीटर पर सेकेंड। ये पाई की वैल्यू समझ जाइए। 3.1 क्या होता है? अरे 3.14 पाई नहीं समझे हैं? तो इसकी स्पीड धीमी होती है, ये बहुत धीमा धीमा जाता है, ये ज्यादा तेजी से नहीं घूमता है। इसका अगर आप टाइम पीरियड कहेंगे या फिर कहेंगे कि कितना चक्कर लगा देता है, तो इसका टाइम पीरियड या आवर्त काल, आवर्त काल, टाइम पीरियड, ये पृथ्वी इसका जो चक्कर लगाने का आवर्त काल है वो बहुत ही कम होता है। ये महज 84 मिनट के अंदर पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। 84 मिनट में लगा लेता है, 84 मिनट में इतना जल्दी लगा लेगा। इससे यही घाटा हो जाता है कि ये एक जगह पे नहीं रहता है। जैसे पृथ्वी घूम रहा, पृथ्वी तो कितना देर में घूमती है? 24 घंटा में। ये 84 मिनट में चक्कर लगाएगा। अभी दिल्ली के ऊपर है, कल चेन्नई के ऊपर, अभी थोड़ी देर के ऊपर कलकत्ता चल जाएगा, फिर कुछ देर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, कभी कहीं कहीं, ये भागते रहता है। इसलिए अगर आप इससे सोचिएगा कि हम निगरानी का काम कर ले, तो निगरानी कैसे करेगा? सोच रहा 24 देख रहे हैं, 1.5 घंटा में तो पृथ्वी का चक्कर लगा के चला रहा है। तो निगरानी करने के लिए एक ऐसा आदमी चाहिए जो 24 घंटा देखते रहे, तो वही ना निगरानी कर सकता है। यही सोच रहा चक्कर पकड़ कर रहा है। तब कितनी बार कमेंट कर रहे हैं सर? विकास सोनी जी एक ही चीज को कितनी बार कमेंट कर देते हैं। देखिए आवर्त काल इसका 84 मिनट। अब इसका जो आवर्त काल होता है, आवर्त काल, इसका जो टाइम पीरियड होता है आवर्त काल, ये होता है 24 घंटा। इससे फायदा क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, फायदा क्या होगा। जैसे ये मान लीजिए ग्रह है, तो छोटा दिखेगा ही नहीं, ये है भूस्थितिक उपग्रह। ये ग्रह है, कौन सा है? जियो स्टेशनरी। ये हमारा चक्कर, हमको मान लीजिए पृथ्वी, तो पृथ्वी कितने देर में एक चक्कर पूरा लगाती है? 24 घंटा में। कितना देर में लगाएगी? 24 घंटा में हम एक बार घूम जाते हैं, अगला दिन हो जाता है, यही ना होता है।
और इसको देखिए, ये पृथ्वी का चक्कर कितने देर में लगा रहा है, ये भी 24 घंटा में। इसका मतलब देखिए, ये है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये वाली, और हम है। अगर इसको यहाँ छोड़ दिए ना तो ये भी उतने स्पीड से चक्कर लगा रहा है जितना स्पीड से हम लगा रहे हैं। इसलिए इसको जिस शहर के ऊपर छोड़िएगा हमेशा उसी के ऊपर रहेगा। देखिए, ये हमेशा मेरे चेहरे के सामने ही बना रहेगा, हमेशा मेरे चेहरे के सामने। और वही अगर इसकी बात करेंगे, इसे जो है फटाफट चक्कर लगाता है, हम ऐसे घूमिए रहे, कभी आगे कभी पीछे कभी कैसे, तो इससे आप कभी भी निगरानी नहीं रख सकते, जबकि इससे निगरानी रख सकते हैं। इसे भू तुल्यकारी उपग्रह कहते हैं, क्योंकि भू मतलब होता है पृथ्वी, तुल्यकारी मतलब तुलना में सेम रहता है, भू तुल्यकारी उपग्रह कहते हैं। सबके अलग अलग काम होते हैं। देखिए, इसका काम क्या होता है, सैन्य काम में आते हैं, सैन्य सेना के काम में आते हैं। जैसे बॉर्डर के ऊपर छोड़ दिए, कश्मीर के ऊपर, तो जितने देर में पृथ्वी चक्कर लगाएगा उतने देर में ये भी लगाएगा, हमेशा दिन रात टुकुर टुकुर कश्मीर पे देखते रहेगा, कौन आतंकवादी घूमा, कौन कैसे गया यहाँ पर। दूसरा, इससे हम संचार का काम कर सकते हैं। किससे? संचार, यानी जियो का सेटेलाइट, मतलब जितने भी टेलीकम्युनिकेशन सेटेलाइट से बातें होती है ना, वो इसी से होती हैं। जबकि इससे क्या किया जाता है, मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। मौसम वगैरह की जानकारी देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पोलर सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ जाए, किसका प्रयोग करेंगे, पोलर सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं लोग। तो पोलर सैटेलाइट छोटे होते हैं, बहुत कम हाइट पे उड़ाए जाते हैं। जियो स्टेशनरी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ाए जाते हैं। अब आपको भी जेन्युइन पता है कि भाई जीएस, इसको जब 36,000 किलोमीटर पर भेजना है तो तगड़ा रॉकेट चाहिए, तो उस रॉकेट को कहते हैं GSLV। GSLV, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको कम ऊंचाई पर छोड़ना है तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV। GSLV और PSLV दो अलग अलग सैटेलाइट से, रॉकेट से इन्हें छोड़ा जाता है। 7 नवंबर को इसरो जो है एक बहुत 10 ठो सैटेलाइट छोड़ने जा रहा है, 7 नवंबर को छोड़ने जा रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वो सैटेलाइट को भारत छोड़ेगा। 7 नवंबर को 10 सैटेलाइट, विदेश के भी सैटेलाइट को छोड़े जाएंगे। तो पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से यही क्वेश्चन आते हैं। आपके लिए इतना बहुत है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सर, अर्थ पर जी का मान आता कहाँ से, मतलब इनका कहना है कि पृथ्वी खींचती क्या लिए। भैया, पृथ्वी भी एक तरह का चुंबक है। जितना चुंबक आप घर में चुंबक सटा रहे हैं ना, ये चुंबक पृथ्वी से ही निकला है। तो पृथ्वी भी एक तरह का बहुत बड़ा विशाल चुंबक है, जिसके कोर में ये क्या नाम है आपका, निकल, आयरन, लोहा, ये सब है, जिस वजह से खिंचाव बल काम करता है पृथ्वी का, ये ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन तो एक यूनिवर्सल फोर्स है, दुनिया के हर चीज के अंदर ग्रेविटेशन होती है, वो हर चीज को खींचता ही है। अगर बड़ा रहेगा तो ज्यादा खींचेगा, छोटा रहेगा तो कम खींचता है। पृथ्वी भी एक तरह का क्या है, चुंबक है। आगे बढ़ जाए। हैप्पी करवा चौथ सर। करवा चौथ आ गया क्या, आज है, आज करवा चौथ है। अरे, ये तो बहुत बढ़िया त्योहार होता है जी, पता नहीं है। करवा चौथ में ना पत्नी जो होती हैं सब, पति को ऐसे ना चलनी में देखती हैं सब कि उसकी उम्र लंबी हो। और जो लड़की होती है ना, गर्लफ्रेंड, वो बॉयफ्रेंड को ना चाय छन्नी में देखती हैं सब, उसको मतलब उसका छोटा रूप होता है, पति का छोटा रूप है उसका यहाँ है। बहुत बढ़िया त्योहार है ये, देखो उसको याद है, एक ब्याह हो गया है कन्फर्म अरे हैप्पी करवा चौथ सब लोग को भाई, शादीशुदा लोगों को करवा चौथ अच्छा से मनाइए आप लोग। चलिए, यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबको फिजिक्स याद नहीं रहेगा, लेकिन करवा चौथ याद रहता है, याद रहेगा ना। आगे बढ़ जाए। सर, यूपीएससी के लिए वीडियो बना दीजिए, बना देंगे बबुआ, टाइम नहीं मिल पाता है। सर, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करें, एक बुक लाने जा रहे हैं, 10 दिन के अंदर अंदर 20-25-15 तारीख तक एक बुक आ जाएगा, उसी में ऑब्जेक्टिव बताइएगा। आगे बढ़े। अमेरिका ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया था, आप देखिए, अमेरिका ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया था, ये परमाणु मूवी देखे हैं। अरे बाबू, थोड़ा एक बार दिमाग लगाओ, परमाणु मूवी देखे हो ना, तो सैटेलाइट देखते हो, आता है फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है, आता है चला जाता है। इसका मतलब वो एक जगह नहीं रहता है, तो आता है चला जाता है, मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च किया था। जियो स्टेशनरी लॉन्च कर देता ना तो हमेशा वहीं रहता। जियो स्टेशनरी अगर लॉन्च कर देता तो वो हमेशा का हमेशा वहीं रहता। तो अमेरिका ने एक गलती किया था यहाँ पर। आगे बढ़ जाए। अमेरिका में आज रिजल्ट आने वाला है, अब देखिए कौन जीतते हैं। मतलब पोल के हिसाब से मतलब आगे चल रहे हैं जो बाइडेन, और अभी थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं ट्रम्प साहब। एक तो वीडियो बनाए हुए थे इन लोग पे आगे,
अभी बिहार में भी इलेक्शन है, मध्य प्रदेश में भी चल रहा है इलेक्शन। छोड़िए, ये सब समझ में आ गया होगा आपको। अब हम केपलर के ग्रहों के गति संबंधित नियम बता दें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। केपलर के ग्रहों के गति संबंधी नियम पढ़ा देंगे अब। पीएसएलवी, अरे बाबू पीएसएलवी, एक आदमी का कहना है कि सर पीएसएलवी का पूरा दिखाइए वीडियो वीडियो। भाई दिसंबर में एग्जाम भी है ना, दो तरह के लड़के रहते हैं सर। एक लड़का कहता है कि सर पूरा वीडियो दिखाइए, पूरा ये दिखाइए। तो वीडियो वगैरह करने के लिए क्लास को पहले से रिकॉर्ड करना पड़ता है। और इसमें आप में एक ऐसे भी लड़के हैं सब जो कह रहे हैं कि सर आपसे सिलेबस नहीं खत्म हो पा रहा है, दिसंबर में एग्जाम है, तो हम किसको सुनेंगे भाई? दोनों बतिया अपने कहेगा सब, इनको भी देखना है, ये भी देखना है। देखिए पीएसएलवी जो होता है वो रेड कलर का होता है, और जीएसएलवी ब्लैक कलर का होता है। पीएसएलवी और जीएसएलवी में यही अंतर होते हैं सर। पीएसएलवी थोड़ा सा छोटा होता है, जीएसएलवी थोड़ा सा बड़ा होता है। देखिए अरे हट ना यार, ये कहाँ से खुल गया? ये कहाँ से आ गया? इतना टैब खुले हुए हैं से इसके। इसको बंदे कर देने में भलाई। ये नीचे का आइकन कहीं नहीं आ रहा है। ये नीचे टेक्स्ट बार अभी तक अटका हुआ है, ये वाला हिस्सा प्लस करना है हमको। ये 1 सेकंड बाबू रुक जाइए, पगला गया ये, कट गया जो पढ़ाए थे। आइकनवा कहाँ से आएगा इसका? ये कैसे? 1 सेकंड बाबू रुक जाइए, सिस्टम वो थोड़ा सा पगला गया है। सेव करेंगे कहाँ से? सेव करने वाला कहाँ से रहा है? रुक जाइए, वो कुछ नीचे का टेक्स्ट बारे हट गया है। वो इमेज जो है उसको लाएंगे कैसे? 1 सेकंड बाबू रुक जाइए, दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। हटा इसी पे बस, अब तो वो झमेला हो गया, आएगा भी नहीं। अरे हाँ। 1 मिनट रुक जाइए बाबू, फिर वही बात आ गया। बाबू तो सिस्टम को 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा, जब तक समझा देते हैं आपको। पोलर सेट शट डाउन कर दिए हम। सिस्टम ना थोड़ा थोड़ा सा पगला जाता है कभी कभी। सब इस सब चीज़ पे कभी 100% भरोसा नहीं करना चाहिए। चलिए जब तक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पोलर सेटेलाइट का जो रिवोल्यूशन टाइम होता है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लेता है पोलर सेटेलाइट? फटाफट बताएंगे, पोलर सेटेलाइट कितना टाइम लेता है? 84 मिनट, वेरी गुड। जितने भी जितने भी आपके ये सब इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टीवी हो गया, या जो आप मैच देख रहे होते हैं, या टेलीकम्युनिकेशन हो गया, सैटेलाइट हो गया, संचार हो गया, जितनी चीजें जो आप मोबाइल चला रहे होते हैं, ये पोलर सैटेलाइट से चलता है क्या? कि जीएस जियो वो मतलब पोलर से चलता है या जियो स्टेशनरी से? कम्युनिकेशन किससे होता है? कम्युनिकेशन किससे होगा? कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन किससे होता है? वो फटाफट आंसर देंगे। कम्युनिकेशन के लिए कौन सी जरूरी है? जीएसएलवी। हाँ भाई, जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी को छोड़ने वाले रॉकेट का काम क्या नाम होता है?
जियो स्टेशनरी को छोड़ने वाले रॉकेट का नाम होता है आपका जीएसएलवी रॉकेट। रॉकेट का नाम जीएसएलवी होता है। आगे बढ़ जाए, चलिए देखिए, सही तो हो जाना चाहिए। जीएसएलवी होता है रॉकेट का नाम। आगे बढ़े, संचार उपग्रहों को कितनी ऊंचाई पर छोड़ा जाता है? जितने भी संचार उपग्रह हैं उन्हें कितनी ऊंचाई पर छोड़ा जाता है? संचार उपग्रहों को छोड़ने के लिए कितनी हाइट चाहिए? आ गया, सही हो गया। कभी कभी पगला जाता है। 36,000 किलोमीटर, वेरी गुड। देखिए भाऊ, ये रेड कलर वाला जो है ना, रेड कलर वाला, ये रेड कलर वाले को हम लोग कहते हैं पीएसएलवी। पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बाकी ये भी जीएसएलवी है, ब्लैक कलर का, ये भी वही है जीएसएलवी। ये ज्यादा पावरफुल होता है जीएसएलवी, जीएसएलवी। और ये कम पावरफुल होता है, ये क्या होता है, कम पावरफुल होता है। और ये ज्यादा पावरफुल होते हैं सब। यहाँ से लेकर यहाँ तक में ये सेटेलाइट, ये सब भरे रहते हैं। मतलब ये मेन ये वाला एरिया जो होता है इसमें सेटेलाइट रहते हैं सर, यहाँ पे। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, इसमें कुछ कुछ टूट कर गिर रहे हैं सर, दिख रहा है ये टूट टूट कर गिर रहे हैं। ये इंसुलेटर लगाया जाता है इसके अंदर ताकि इसका टेम्परेचर गर्म ना हो। जब ये जाते हैं तो ये खुल कर गिर जाते हैं। कल्पना चावला का यही इंसुलेटर गिर रहा था ना, तो स्क्रैच आ गया था, जिस वजह से री एंट्री के समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कल बताए थे हम आपको। अब इसमें ये जो चीजें होती हैं, साइड में ये लगा हुआ है, ये बूस्टर होता है। ये साइड में लगा है, ये क्या है, बूस्टर है। देखिए, इसको दो वजह से लगाए जाते हैं बूस्टर। ये रॉकेट का मेन इंजन यहाँ लगा होता है, मेन इंजन, दोनों में मेन इंजन एकदम ऊपर होते हैं सर। ये नीचे वाले सॉलिड इंजन होते हैं और ये बहुत धीमी स्पीड को रखते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे रहते हैं, पृथ्वी के करीब रहते हैं, तो वहां घर्षण ज्यादा रहता है, धूल कण ज्यादा रहते हैं। जैसे जैसे आप अंतरिक्ष में जा रहे होते हैं, वैसे वैसे आपके पास हवाओं का घर्षण कम हो जाता है, धूल कण कम हो जाते हैं। इसलिए ऐसा किया जाता है कि नीचे का, ये बूस्टर क्यों लगाया जाता है, पहले इसको समझिए। ये बूस्टर क्यों लगाया जाता है? आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो जी की वैल्यू है, खींचने की क्षमता जो होती है, वो पृथ्वी पर होती है। इसलिए जैसे ये रॉकेट पृथ्वी को खींचेगा, छोड़ेगा, तो पृथ्वी बहुत तेजी से इन रॉकेटों को अपनी ओर खींचेगी। इसलिए शुरुआत में इन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत होने के लिए मेन रॉकेट के साइड साइड में ये छोटे छोटे रॉकेट लगा दिए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं बूस्टर, ताकि ये शुरुआत में ज्यादा लिफ्ट दे सके। थोड़ा सा ऊपर उड़ जाएगा ना, तो पृथ्वी के खिंचाव बल कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ऊंचाई पे जाने पर पृथ्वी खींचने की क्षमता कम हो जाती है। तो बूस्टर का काम समझ में आ गया। और जो मेन इंजन होता है, जो इसे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड देता है, मेन इंजन कितना स्पीड दे देता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इसके वेलोसिटी देता है। ये लास्ट में होता है, ताकि वो हवाओं के एरिया को क्रॉस कर जाए। केवल 600 किलोमीटर तक ही हवाएं मिलेंगी, उसके बाद हवा नहीं मिलती है, ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। तो जब ये 600 किलोमीटर धीरे धीरे गति से पार कर जाता है ना, तो ये सारे टुकड़े खुल के नीचे गिर जाते हैं। इसलिए जब भी कभी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है रॉकेट से, तो वो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए समुद्र के किनारे लॉन्च किया जाता है, ताकि ये सारे टुकड़े खुल के गिरेंगे तो समुद्र में ही गिरते हैं। शुरुआत में ही क्रायोनिक इंजन स्टार्ट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड देगा। शुरुआत में हवाएं इतनी आंधी उधी चलती है कि घर्षण से खत्म हो जाएगा। तो दो ही चीज इसमें समझने वाली थी। बूस्टर क्यों लगाया जाता है निचले फेज में? क्योंकि जब वो रॉकेट पृथ्वी को छोड़ रहा होता है, तो उस पर खिंचाव बल ज्यादा लगता है, इसलिए उसे एक्स्ट्रा एनर्जी दिया जाए। शुरुआत में ही क्रायोनिक इंजन क्यों नहीं लगा दिया जाता है? शुरुआत में धीरे धीरे क्यों छोड़ा जाता है? इसलिए छोड़ा जाता है ताकि वो हवाओं और घर्षण धूल कर को छोड़ के हवा में एकदम आसमान में चला जाए। उसके बाद जब क्रायोनिक इंजन स्टार्ट करेंगे तो धड़ाक से पहुंचा देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये था पीएसएलवी और जीएसएलवी, दोनों में अंतर समझ में आ गया? सोमेश तिवारी क्या बोल रहे हैं जी? क्लास कैंसिल? कहाँ कैंसिल है रे बकलोल भाई, क्या क्लास है ले रहे हैं? आगे बढ़े। ये तो उपग्रह हो गए सब, पीएसएलवी जीएसएलवी सब समझ में आ गया आप लोग को। अगला आप समझ आ देते हैं कैपलर के नियम। कैपलर के ग्रहों के गति संबंधी कैपलर के नियम देखिए।
केपलर साहब ने 3 नियम दिया था ग्रहों के गति से संबंधित। इनका 3 नियम में क्या क्या थे? पहला जो इन्होंने नियम दिया, उन्होंने कहा कि जो सूर्य होता है वो कभी, सूर्य जो है वो चक्कर नहीं लगाता। ये तो कोpernicus ने बताया था। देखिए, इनका कहना था कि कोई भी ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगाता है और वो इलिप्ट पे लगाता है। किस पे लगाता है? इलिप्ट पे लगाता है। इलिप्ट मतलब दीर्घवृत्त पर लगाता है। ग्रह चक्कर किस पे लगाते हैं? दीर्घवृत्त पर लगाते हैं। तो ये हो गए भाई इनके पहले नियम। पहला नियम क्या कहता है? कोई भी ग्रह किस पर चक्कर लगाता है? तो दीर्घवृत्त पर लगाता है। हमेशा याद रखिएगा, पहला नियम दीर्घवृत्त पर लगाता है। दूसरा नियम कहते हैं कि किसी भी ग्रह का जो एरियल वेलोसिटी होता है, एरियल वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहता है। यहीं पे नहीं समझ में आएगा एरियल वेलोसिटी होता क्या है। एरियल वेलोसिटी किसे कहते हैं? देखिए, एरियल वेलोसिटी का मतलब होता है कि सेम एरिया को कवर करना, सेम एरिया को कवर करना। पहला नियम क्या था? कि कोई भी ग्रह जो चक्कर लगाते हैं वो दीर्घवृत्त पर चक्कर लगाते हैं। दीर्घवृत्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलिप्ट कहते हैं। इलिप्ट, इलिप्ट पर चक्कर लगाते हैं। दूसरा कहता है कि क्षेत्रीय चाल। क्षेत्रीय चाल का मतलब होता है एरियल वेलोसिटी। दूसरा नियम एरियल वेलोसिटी से है, ये समझ में नहीं आता है जल्दी। वेलोसिटी समझिए कैसे। इनका कहना था कि सूर्य का जो चक्कर लगा रहे हैं, जो भी प्लेनेट है, सन का जो चक्कर लगा रहे हैं, ये जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं तो एक सेम टाइम में सेम एरिया को कवर करते हैं। यही नहीं समझ में आएगा। देखिए, अगर कोई हम अर्थ की ही मानते हैं, अगर अर्थ यहाँ पर है, सपोज कीजिए कि अर्थ यहाँ है, अगले 1 महीने में अर्थ यहाँ चली गई, 1 महीने में यहाँ चली गई, तो ये टाइम ड्यूरेशन कितना है? 1 मंथ है। टाइम ड्यूरेशन 1 मंथ है। 1 महीना है, 1 मंथ है। 1 महीने में अगर ये यहां से यहां चली गई तो कितना एरिया कवर किया? तो इसको यहां से मिलाते हैं, इसको यहां से मिलाते हैं और इसको यहां से कर देते हैं। ये इतना एरिया कवर किया 1 महीने में, यही ना एरिया कवर किया। तो इनका कहना था केपलर का कि हर महीने ये इतना ही एरिया को कवर करेगा, हर महीने इतने एरिया को कवर करेगा, एक एक महीने पे, क्योंकि जो जितना एरिया ये कवर करता है उसमें कोई कमी नहीं आती है। तो यहाँ तो कंफ्यूजन में हो जाएंगे। कैसे? देखिए, तो अगर ये 1 महीने में यहाँ से यहाँ आया इस साइड में घूमते हुए, तो ये तो बहुत कम एरिया कवर किया। अब केपलरवा बोल रहा है कि सेम एरिया कवर करेगा। आप बताइए, सेम एरिया कवर किया? नहीं किया। तब केपलर साहब ने समझाया था। उन्होंने कहा कि हमारा नियम गलत नहीं है। देखो, जब भी कोई प्लेनेट होता है, जब वो सूरज का चक्कर लगाता है, तो जब वो सूरज के करीब आता है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो सूरज के करीब आएगा ना, यहाँ रहेगा, मान लीजिए यहाँ आया, तो ये तो करीब आ गया सूरज के। तो उन्होंने कहा था कि जब सूरज के करीब आ जाएगा तो इसका वेलोसिटी बहुत तेज बढ़ जाएगा। तो अब जब बहुत तेज बढ़ जाएगा तब ये 1 मंथ में बहुत ज्यादा दूरी तय कर लेगा, 1 माह में ज्यादा दूरी तय कर लेगा। देखिए, यहाँ पर 1 महीना में यहां से यहां गया था, लेकिन उसी 1 महीने में वही रास्ता इधर भी है, ये बहुत ज्यादा दूरी तय कर लिया, क्योंकि इलिप्ट में सूरज एक साइड में होता है। अब यहां से यहां एरिया मिलाइए। तो उन्होंने कहा था कि अब एरिया मिला लीजिए। देखिए, अब एरिया बराबर हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि अब एरिया क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। दोनों सेम एरिया तय कर लिए, क्योंकि ये एरिया पतला है इसलिए लंबा लग रहा है, ये एरिया चौड़ा है इसलिए छोटा लग रहा है। तो एरिया क्या होगा? सेम होगा। एरिया क्या होगा? सेम होगा। सेम एरिया कैसे होगा? तो उन्होंने इसी को समझाया था कि जब सूरज से वह दूर जाता है तो धीरे धीरे जाता है ताकि एरिया मेंटेन कर सके। जब वो सूरज के करीब आता है तो बहुत तेज हचाक से घूम जाता है कि ज्यादा एरिया को सेम टाइम में कवर किया जा सके। तो ये केपलर का सेकंड नियम है। सेकंड नियम जल्दी समझ में नहीं आता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। सेकंड एरिया नियम कहता है कि एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। एरियल वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। एरियल कोई भी ग्रह
पहला नियम क्या है कि हमेशा कोई भी चीज सर्किल पे नहीं घूमता है, इलिप्ट पर घूमता है। किस पर घूमता है? इलिप्ट पर। इलिप्ट में कभी भी जो होता है सन जो होता है सेंटर पर नहीं होते, किनारे होता है। तो ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम एरियल वेलोसिटी यानी क्षेत्रीय चाल। क्षेत्रीय चाल हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी सेम टाइमिंग में सेम एरिया लेता है, इसलिए जब दूर जाता है तो धीरे घसकता है और करीब आता है तो हचाक से घसक जाता है, ताकि दोनों टाइम पे एरिया को बैलेंस किया जा सके। सेकेंड नियम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कहिए कि आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सैटेलाइट एनर्जी कहां से लेती है? उसमें सोलर सेल लगा होता है, बैटरी से चार्ज हो जाती है सूरज में, क्योंकि सूरज की रोशनी तो पड़ते रहती है, सोलर से चार्ज हो जाता है। आगे नो प्रॉब्लम। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? एरियल वेलोसिटी समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? एक दो कर ऐसा सर, फिर से 1900 का ध्यान दूसरे ओर था। सब लोग को समझ में आ गया। एरियल वेलोसिटी का मतलब होता है एरिया। एरिया सेम एरिया, एक महीने में यहाँ से यहाँ गया तो इस एरिया को सेंटर से मिलाइए सूरज से, देखिए कितना एरिया तय किया है। केपलर ने कहा था कि हर हाल में हर महीने इतना इतना एरिया को कवर करेगा, इसलिए जब ये करीब आएगा तो इसको इतना एरिया को ध्यान में रखना है, तो इसलिए यहाँ बहुत तेज घूमेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर किया जा सके इस छोटी सी दूरी में, ताकि इसके बराबर हो सके। ये इसका सेकेंड नियम था। थर्ड लॉ देखते हैं, केपलर का थर्ड लॉ। ये केपलर का थर्ड लॉ आप लोग इंटर में तो पढ़े ही होंगे, पढ़े तो सब है, याद रहे तब तो। इंटर में तुम लोग दूसरा काम कर रहा होगा, कोई ना कोई पसंद आई होगी तुम लोग को, उसके पीछे लगा होगा, समझ में कौन चीज आने वाला है। देखिए जो इलिप्ट होता है ना, इलिप्ट, इसके अंदर डायमीटर नहीं होता है, इसके अंदर डायमीटर नहीं होता है, याद रखिएगा। इलिप्ट के अंदर डायमीटर नहीं होता है, जबकि इसका एक अक्ष होता है, एक्सिस होता है, और दो एक्सिस होता है। एक छोटा वाला एक्सिस जिसे हम लोग कहते हैं सेमी एक्सिस, और ये जो बड़ा वाला होता है इसे कहते हैं मेजर एक्सिस। इसे क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस। हिंदी में कहते हैं इसे दीर्घ अक्ष, और इसे कहते हैं लघु अक्ष। इसे क्या कहते हैं? लघु अक्ष। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हमें मतलब है दीर्घ अक्ष से। हमें किससे मतलब है? दीर्घ अक्ष से। तीसरा नियम समझाने जा रहे हैं, पहले नियम कानून समझिए, मैथ पढ़े नहीं होंगे इसलिए दिक्कत हो रहा होगा। ये है आपका दीर्घ अक्ष। ये क्या है? दीर्घ अक्ष है। इसे 2a से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? 2a से। ये 2a है, टोटल कितना है? 2a है। ये नियम है, आपको मानना पड़ता है इतना कि इसको हम 2a से दिखाते हैं। तो आधा कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। आधा कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। तो ये इसका है दीर्घ अक्ष है, मेजर एक्सिस है। ये इसका क्या है? मेजर एक्सिस दीर्घ अक्ष है। ये वैसे ही काम करता है जिस तरह से किसी सर्किल के अंदर वो डायमीटर काम करता है। तो तीसरा नियम समझने से पहले देखिए, ये कोई, मान लीजिए ये कोई प्लेनेट है, ये अर्थ है। यहाँ पे क्या है? अर्थ है। सूरज इधर होगा कहीं, हमको सूरज से खास मतलब नहीं, अर्थ से मतलब है। उन्होंने कहा था केपलर ने कि आप हमें किसी भी अर्थ के, किसी भी ग्रह के, किसी भी ग्रह के घूमने वाला रास्ता बता दीजिए कि वो किस रास्ते पर घूम रहा है, तो हम ये पता कर लेंगे कि उस रास्ते का मेजर एक्सिस यानी दीर्घ अक्ष क्या है, यानी एक तरह का कहिए तो व्यास क्या है, उसका डायमीटर क्या है, एक तरह से कहिए तो हम इस डायमीटर की मदद से बता देंगे कि वो पूरा एक चक्कर कितने देर में लगा लेगा, एक चक्कर कितनी देर में लगा लेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो भाई तो केपलरवा बहुत होशियार था, सोचा रास्ता बता दीजिए, हई रास्ते से जाएगा तो बता देगा कितना देर में पहुंचेगा। कैसे? तो उन्होंने कहा था कि देखिएगा, तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, हिंदी कहते हैं। कैसे? समझिए, उन्होंने कहा था कि ये कितने देर में चक्कर लगाएगा, इसको पता करने के लिए, यानी इसका टाइम पता करने के लिए हमको पता रहना चाहिए इसका मेजर एक्सिस का आधा वैल्यू। ये तो पूरा मेजर एक्सिस है यानी दीर्घ अक्ष है, तो हमें आधा अक्ष चाहिए, आधा अक्ष, यानी इसको स्मॉल ए से दिखाते हैं। हमें क्या चाहिए? आधा एक्सिस चाहिए, पूरा एक्सिस नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आधा एक्सिस। हमें
आप रास्ता बताइए कौन ग्रह का पता करना है, बृहस्पति का पता करना है या शनि का, तो हम टेलीस्कोप की मदद से उसका ये आइडिया लगा देंगे कि उसका दीर्घ अक्ष कितना है। तो दीर्घ अक्ष निकाल लेंगे, तो दीर्घ अक्ष का आधा करेंगे तो अर्ध दीर्घ अक्ष। इसके हेल्प से हम इसका टाइम पीरियड निकाल लेंगे। तो लोगों ने कहा कैसे, तो कहा कि देखो, अगर तुम इसका क्यूब करते हो, इसका क्या करते हो, क्यूब करते हो, तो वो क्यूब इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्क्वायर के कितने होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लेनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। नहीं समझ में आ गया कि आवर्त काल का वर्ग, आवर्त काल का वर्ग उसके अर्ध दीर्घ अक्ष के, पूरे दीर्घ अक्ष के नहीं, अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात यानी पावर 3 के कैसा होता है, समानुपाती होता है। इसको नहीं समझ में आया होगा, अब आप दोबारा समझिए। समझ में नहीं आया होगा, दोबारा समझिए। मान के चलिए, ध्यान से देखिए कि हम ये मान लेते हैं कि इसका ये जो है ना, ये चीज, ये 8 किलोमीटर, कितना है, 8 किलोमीटर स्क्वायर। कोई एक वैल्यू ले लेंगे, आपको आराम से समझ में आएगा। जैसे किसी चीज का हम लोग मान के चलिए, यहाँ पर ये टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी मान लीजिए 16 है, तो अर्ध दीर्घ अक्ष कितना हो जाएगा, 8। क्योंकि इधर भी हम एक न्यूमेरिकल मान के चलते हैं, 8 किलोमीटर ये भी, 8 किलोमीटर ये भी मान के चलते हैं। तो यहां से निकालेंगे अगर हम लोग इसका वैल्यू, तो कैसे निकलेगा, देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 हटाइए 4, ये टोटल 8 मान लीजिए, क्योंकि कटेगा नहीं, फिर लंबी वैल्यू आ जाती है, कटेगा नहीं। टोटल अगर 8 मान लेते हैं तो इधर कितना होगा, 4, इधर कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे अर्ध दीर्घ अक्ष कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौको 16, चौको 64, तो इधर कितना हो गया, 64। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, टी स्क्वायर का। हमको टी का वैल्यू थोड़े पता है, हमको टी का वैल्यू थोड़ी पता है, हमको तो टी निकालना है, यानी कितने देर में चक्कर लगाएगा। केपलरवा यही ना बोला था कि हमको केवल रास्ता बता दो, हम बता देंगे कितने देर में चक्कर लगाएगा। तो देखिए, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, 8, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। कितने में चक्कर लगा लेगा, 8 घंटा लगा लेगा मान लीजिए। अगर इसे घंटा लिए हो तो उसे किलोमीटर में लेना पड़ेगा। मतलब कहने का सेंस क्या है, अब इसका हम यहाँ पे 4 क्यों लिए हैं, क्योंकि अच्छा से कट जाएगा। नहीं लेते तो फिर दशमलव में आता तो आपको कंसेप्ट समझने में दिक्कत आ जाता। दोबारा समझिए, बहुत बहुत टेढ़ा है ये तीसरा का नियम। केपलरवा बोला तीसरा का नियम से, क्या बोला कि कोई भी ग्रह अगर चक्कर लगा रहा है, कोई भी ग्रह क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तू ससुरा कितना देर में एगो चक्कर लगाएगा ये हम बताएंगे। बस तुम ये बताओ कि इसका दीर्घ अक्ष कितना है। दीर्घ अक्ष अगर बता देगा तो हम आधा कर लेंगे हचाक से कि अर्ध दीर्घ अक्ष, और अर्ध दीर्घ अक्ष का तृतीय घात यानी 4 के पावर 3, तो 4 के पावर 3 का 4 चौको 16, चौको 64, यही हो जाएगा उसका टाइम पीरियड। लेकिन ये टाइम पीरियड से डायरेक्ट नहीं आता है, ये उसके टाइम पीरियड के स्क्वायर की वैल्यू है। तो इसको स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू निकल जाएगी। केपलर के कितने नियम थे, 3 नियम। केपलर के कितने नियम, 3 नियम। तीसरा नियम क्या है, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर होता है। किसी ग्रह के, दोबारा याद करिए ध्यान से, आप गहराई से समझिए उसके बाद बोलिए। किसी ग्रह के आवर्त काल का स्क्वायर जो होता है, आवर्त काल का स्क्वायर उसके अर्ध दीर्घअक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है। यानी डायरेक्ट आपको आवर्त काल नहीं निकलेगा, आपको उसके स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी। जब किसी चीज के स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी तो उसका स्क्वायर रूट निकाल के उसकी ओरिजिनल वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग। समझ में आया कि नहीं आ गया। टोटल कितने नियम दिए थे केपलर साहब ने, 3 नियम। केपलर के ग्रहों के गति संबंधी 3 नियम, तीनों नियम यहाँ पर लिख दिए हम। पहले नियम से अर्ध दीर्घ किस पर घूमता है, दीर्घवृत्त पर घूमता है, न कि वृत्त पर। सूरज उसके कहाँ होता है, फोकस यानी एक कोना पर रहता है, किसी एक फोकस पर रहता है। दूसरा, क्षेत्रीय चाल नियत रहता है, जिससे यह पता चलता है कि ग्रह जब करीब आते हैं तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। तीसरा नियम क्या था कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। आवर्त काल का जो वर्ग होता है वो अर्ध दीर्घअक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है। इतना याद हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलेंगे। किसी को दिक्कत?
सर स्पेस में फ्रिक्शन नहीं रहता है तो ब्रेक कैसे लगेगा? कोई जरूरी है? आप पावर कम कर दीजिए तो वो भी तो ब्रेक का काम करता है। ब्रेक अचानक रोकता है, लेकिन अगर आप पावर को कम कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो कोई भी चीज क्या हो जाती है, थोड़ी स्लो मोशन में हो जाती है। ग्रेविटेशन काम करता है ना। खाली एक की ओर सोचते हैं लोग कि अर्थ में फ्रिक्शन काम नहीं करता। ग्रेविटेशन क्या, फ्रिक्शन का ग्रेविटेशन भी तो किसी चीज को रोक देगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया? एक तो पूछ रहा है सर, केपलर को ई फॉर्मूला कौन बताया था? अरे बकलो, हाँ केपलर बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। उसने निकाला था, 11 साल के मेहनत से उसने निकाला, जोड़ घटा के। कैसे कैसे निकाला? टेलीस्कोप उलस्कोप की मदद से। पूछ रहा है सर केपलर को ई फॉर्मूला कौन बताया? अरे केपलर को कोई नहीं बताया रे भाई, वो खुद से रिसर्च करके बनाया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, केपलर के तीनों नियम से। ग्रेविटेशन को चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। हम दिख नहीं रहे हैं? अरे बेवकूफ कहीं का, हम कहीं नहीं दिखेंगे, हम इधर कमेंट देख रहे हैं। आगे बढ़े। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं ना। ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको हर एक चीज बता दी है। जो जो चीज बताए थे ग्रेविटेशन में कि ये चीजें जरूरी हैं ग्रेविटेशन के लिए, वो सारी चीजों को हम आपको बता दिए। और ज्यादा चक्कर पकड़ करिएगा ना तो फिर रह जाएंगे यहीं पे ग्रेविटेशन वगैरह में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। जी असल इसी सब समझाए, एक बार रिवीजन करा देते हैं। ग्रेविटी का एक बार रिवीजन करा देते हैं। ग्रेविटी रिवीजन देखिए। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन साहब ने किया था। ये कैसा बल है ग्रेविटेशन में? तीन चार चीज तो सबसे पहला है। इनको किसने खोजा था भाई साहब? ग्रेविटेशन फोर्स को न्यूटन ने। ये इसका रेंज कैसा होता है? बहुत भयानक होता है। इसका रेंज बहुत ज्यादा होता है, बट इसका पावर क्या होता है? कम होता है। पावर हमेशा कम होता है। पावर क्या होता है? कम होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। ग्रेविटेशन फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या था? F बराबर कैपिटल G m1 m2/r²। आर स्क्वायर, यानी दो चीजों के बीच की अगर आप दूरी को बढ़ाते हैं तो उनके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो घट जाएगा, और करीब रहेंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ जाएगा। तो ये तो पहला नियम हो गया इसके हिसाब से। दूसरा भी अब आपको बताई थी। अब तो इतना समझदार हो गए लोग ग्रेविटेशन में कि अब अपने से समझ जाएंगे। दोनों चीज का अगर मास बढ़ाइएगा, मतलब बड़े बड़े आकार के रहेंगे, तो भी ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ जाएगा। तो आकार बढ़ाना है तो भी बढ़ सकता है, नहीं तो दूरी घटाएंगे तो भी बढ़ सकता है। दूसरा फॉर्मूला था कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन। स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी m/r² था। स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी m/r² था। यहां तक बताए थे ना? सर हमको बायोलॉजी के क्लास बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अजब हाल है भाई, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बाकी लड़कों को भी समझ में आ रहा है। ट्रक का माल टेम्पू में लोड नहीं होता है। हमको समझ में नहीं आ रहा है भाई। अब आप पता चला कि नर्सरी के लड़का को उठा के बैठा देंगे तो नहीं ना समझ में आ जाएगा। बेवकूफ वाला बात बोलते हैं। ए टू जेड कौन सा चीज है जो उसमें नहीं बताया गया बायोलॉजी में? ये बोलिए ना, कौन सा चीज समझ में नहीं आ रहा? सीधे बोलता है बायोलॉजी समझ में नहीं आ रहा है। अब आप कहिएगा कि हमसे बोलिएगा तब तो सर जी ये स्मॉल जी समझ में नहीं आ रहा है, लिफ्ट का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आप बता दीजिए। केपलर का दूसरा नियम नहीं समझ में आ रहा है, बता दीजिए। समझ में आता है बहू? अब तो सीधे बोलेगा सर फिजिक्स से समझ में नहीं आ रहा, तो चल लो भाई। कोई टॉपिक होगा आप बताएंगे तब ना, कि सीधे बोलेंगे समझ में नहीं। इसका मतलब आप उतना नहीं है आप। गधा को घी नहीं पचता है। देखिए ध्यान से, यहाँ ये जी हो गया। स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन भी बता दिए थे। अगर जी की वैल्यू बढ़ाए, इसमें इसमें रिलेशन सीधा था, उल्टा था। इसका कई चीजों पे बता दिए थे, जी की वैल्यू पर असर बता दिए थे, लिफ्ट बता दिए थे। बता दिए थे कि नहीं? जी की वैल्यू में हम बताए थे आपको, जी की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होता है। एक घूर्णन के आधार पर बताए थे, एक आपका साइज के आधार पर बताए थे, विषुवत रेखा वगैरह पे, विषुवत रेखा पे, ऊंचाई पर बता दिए थे, गहराई पर बता दिए थे, लिफ्ट में बता दिए थे, केपलर का नियम हो गया, सैटेलाइट्स वगैरह हो गए, सब जी का वैल्यू का न्यूमेरिकल वगैरह सब बता दिए थे। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ग्रेविटेशन चैप्टर में?
ग्रेविटेशन एक फोर्स है, हम सब एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन इतना नगण्य मात्रा में खींच रहे हैं कि उस फोर्स का असर ही नहीं करता है। जैसे हवा भी तो हमें ढकेल रही है, आगे की हवा हमें ढकेल रही है, कहाँ गिर रहे हैं? क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ही कम है। प्रेशर कम होने की वजह से वो हवा हमें ढकेलती है, लेकिन हम गिर नहीं पाते। आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब इसके बाद SHM। SHM वाला देखें। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए देखिए, SHM अगला चैप्टर है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है ना बाबू जितना कि ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, बट उसको ना खंड खंड में पढ़ते पढ़ते आराम से समझ में आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। केपलर बताए, उसके पीछे उपग्रह बताए थे, कक्षीय चाल बता दिए थे, स्केप वेलोसिटी बताए थे, पलायन वेग बताए थे, सारा चीज बता दिए। SHM कैसे कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे शॉर्टकट में SHM कहते हैं। हिंदी में इसका नाम होता है सरल आवर्त गति। हिंदी में क्या कहेंगे? सरल आवर्त गति, SHM, सरल आवर्त गति, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। ये क्या चीज होता है भाई साहब? तो देखिए, अगर कोई चीज किसी एक खास पॉइंट के चारों ओर घूम रही है ना, तो उसे SHM के नाम से जानते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे जरूरी चीज होता है आपका लोलक। लोलक इंग्लिश में कहेंगे, लोलक को इंग्लिश में कहते हैं पेंडुलम। पेंडुलम, ये चैप्टर थोड़ा सा पहले बेसिक बता देते हैं, फिर आपको समझ में आएगा SHM। अभी हम SHM नहीं बता रहे हैं, पहले हम आपको पेंडुलम समझा देते हैं, उसके बाद फिर आएंगे SHM पर। SHM पर अभी आपको बताएंगे। देखिए, पेंडुलम क्या चीज होता है? जब आप किसी चीज को कहीं बांध देते हैं, कहीं बांध देते हैं और उसमें किसी चीज को लटका देते हैं, क्या करते हैं? लटका देते हैं ऐसे, तो इसी को हम लोग कहते हैं पेंडुलम। जहां से आप इसे बांधे हुए हैं, ये वाली पॉइंट जहां से आपने इसे बांध रखा है, इसे हम सस्पेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्पेंशन। निलंबन, कौन सी बिंदु? निलंबन बिंदु। कौन बिंदु? निलंबन बिंदु कहते हैं। तो जहां से पेंडुलम को बांधे हुए हैं वो निलंबन बिंदु कहलाता है। जैसे यहाँ पे मेरा हाथ निलंबन बिंदु हो जाएगा, हम इसको बांध के पकड़ के ऐसे लटका रहे हैं, तो ये निलंबन बिंदु हो जाती है। अब इसमें लंबाई की गणना कैसे करते हैं? तो कंफ्यूजन हो जाता है लंबाई को लेकर, तो याद रखिएगा यहाँ लंबाई नहीं होता है, यहाँ इफेक्टिव लंबाई को गिना जाता है, यानी प्रभावी लंबाई। अब ये इफेक्टिव लेंथ क्या चीज होती है, समझिए इसे। जैसे ये धागा है, धागा, तो कुछ लोग कहेंगे नहीं सर धागे की लंबाई लेना है, कुछ लोग कहना है कि सर ये पूरी बॉडी की भी लंबाई जोड़ना है। नहीं, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ था? सेंटर ऑफ मास पढ़ा दिए, बीच में रहता है। तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ था, तो सेंटर ऑफ मास से लेकर इस सस्पेंशन पॉइंट तक की जो लंबाई होती है इसे L कहते हैं, जिसे हम लोग इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। इफेक्टिव लेंथ या फिर प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई होती है। तो अब इसके बाद हम आपको SHM समझाएंगे। अभी तो SHM थोड़ी समझे, अभी तो पेंडुलम समझे। रस्सी में बांध के किसी लोटा या घैली को इसे इसे घुमाइएगा तो वो क्या हो जाता है? आपका लोलक बन जाता है, पेंडुलम बन जाता है। पेंडुलम में निलंबन बिंदु किसे कहते हैं? जहां से आपने उसे बांध रखा है। और लंबाई कहाँ तक लिया जाता है? क्या धागे की लंबाई लेते हैं? नहीं, धागे की लंबाई प्लस इसका सेंटर ऑफ मास जोड़ते हैं, पूरी बॉडी को नहीं जोड़ते, सेंटर ऑफ मास जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, यहाँ ये तो हो गया भाई सस्पेंशन पॉइंट। यहाँ से हम इसमें किसी बाल्टी को लटका दिए, यहाँ पे इस तरह से इस शेप में कुछ लटका दिए यहाँ पर। अब आप बताएंगे इसका इफेक्टिव लेंथ जो होगा यहाँ तक थोड़ी होगा, यहाँ ये टोटल लेंथ थोड़ी हो जाएगा इसका, ये लेंथ नहीं होगा इसका, पूरी ऑब्जेक्ट को नहीं लेना है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ हो जाएगा, ये है आपका इफेक्टिव लेंथ। तो पेंडुलम में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM करता है, SHM तो अभी बता ही नहीं, इसलिए SHM पे दिमाग ही मत लगाइए। अभी मेनली दिमाग लगाना है पेंडुलम के 2 पॉइंट पर। आपको सस्पेंशन पॉइंट समझ में आना चाहिए कि लटका कहाँ से है, और
इफेक्टिव लेंथ समझ में आना चाहिए। यही दो चीज है, अभी यही दो चीज बताए हैं, अब कल बताएंगे आपको एसएचएम क्या होता है। अब इस एसएचएम पे दो चीज का फर्क पड़ता है, लंबाई को बढ़ा देगा, लंबाई को घटा देगा। लंबाई को गुना बढ़ाएगा, 4 गुना 5 गुना इस तरह से, लंबाई को परसेंटेज में बढ़ाएगा घटाएगा, ये टाइप का। दूसरा क्वेश्चन पूछ देता है कि पेंडुलम में गर्मी को में क्या असर पड़ेगा और ठंड में क्या असर पड़ेगा। एक ये होगा, गर्मी और ठंडी में पेंडुलम पे क्या असर पड़ेगा। दूसरा पूछता है किसी पेंडुलम को किसी उपग्रह में लेके चले जाएंगे तब क्या होगा, या अंतरिक्ष में लेके चले जाएंगे तब क्या होगा, सुरंग में लेके चले जाएंगे तब क्या होगा। इतना तो किसी को दिक्कत नहीं, यही पेंडुलम से क्वेश्चन आते हैं और ये इंपॉर्टेंट होते हैं। एसएचएम, फिर एसएचएम का समीकरण पूछ देता है और फिर प्रत्यान्वय